हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश पार्ट 2, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें केवल एमसीक्यूज आएंगे और जो होगा 40 मार्क्स का। इससे पहले देखो, मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें बोर्ड की तरफ से जो सैम्पल पेपर आया था वो मैंने फुली सॉल्व कर दिया है, आपको फुली सॉल्व करवाया है। लेकिन आज की वीडियो में जो मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाया है उसमें आंसर्स आपको ही देने होंगे। तो आपको मैं जो है हेल्प करूँगी कि क्वेश्चंस जो है क्या दिए गए हैं, क्या बताना है। आंसर्स आपको खुद को ही देना है, तो नोटबुक लेकर बैठ जाइए और अपने आंसर्स को लिखते जाइएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी आंसर की। ओके, तो अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका स्कोर कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। ओके, तो ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जल्दी से हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं और आपको पता ही है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट बन जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। तो देखो बच्चों, पहले है जनरल इंस्ट्रक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस होंगे, ABCD। ठीक है, तो चारों सेक्शंस में क्या है ये हम देखते जाते हैं। सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियोज़ में, उनका लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो सेक्शन ए में 3 पैसेज होंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए और आपको करने होंगे कोई भी 2। तो सबसे पहले जो क्या करना, आपने तीनों पैसेज पे नज़र डालना। ठीक है, कोई जो है आपको हिंट मिल जाएगा कि लैंग्वेज जो है इजी लग रही है, समझ आ रहा है, तो कोई भी 2 पैसेज सॉल्व कर देना। और अगर आपके पास टाइम बच जाए तो तीसरा पैसेज भी सॉल्व कर देना। इस वीडियो में मैं आपको तीनों पैसेज ही समझा दूंगी, लेकिन आंसर आपको खुद को ही देने हैं। ओके, read the passages given below and answer the questions that follow. Do any two. ग्रामर कैन बी अ वे ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। ग्रामर जो है क्या तरीका हो सकती है, किस चीज़ का तरीका, जिसके माध्यम से हम अलग अलग भाषाओं को कंपेयर कर सकते हैं। टू मोस्ट पीपल ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज करेक्टली। ज़्यादातर लोगों के लिए ग्रामर क्या होती है, रूल्स का सेट होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भाषा को सही ढंग से बोलना लिखना ये सीख जाते हैं। Usually, before you can speak any language well, even your own language, which you have gradually been learning since you were little, you have to know something about its ग्रामर। अब देखो, अक्सर क्या होता है, किसी भी भाषा को सीखने से पहले, बोलने से जो है पहले क्या होता है, चाहे वो हमारी अपनी भाषा है जिसे हम धीरे धीरे अपने बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो क्या करना होता है, हमें उस भाषा की ग्रामर के बारे में कुछ ना कुछ सीखना होता है, जानना होता है। स्मॉल चिल्ड्रन स्टार्ट टू पिक अप द ग्रामर ऑफ देयर ओन लैंग्वेज ऑलमोस्ट बाय इंस्टिंक्ट। छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपनी ही भाषा की ग्रामर को कैसे सीखते हैं, वो एक नेचुरल वे में। कैसे, बाय हियरिंग हाउ देयर पेरेंट्स टॉक। वे सुनते हैं कि उनके माता पिता कैसे बात कर रहे हैं, या फिर क्या होता है, एंड सीइंग हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन सेंटेंसेस इन द बुक्स दे रीड। वे अपने पेरेंट्स को जो है बातें करते हुए सुनते हैं, इसके साथ साथ जो वो बुक्स पढ़ते हैं उनमें देखते हैं कि वर्ड्स जो है कैसे सेंटेंसेस में यूज़ हो गए हैं, उनको वर्ड्स को इकट्ठे सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, उनका क्या मीनिंग निकलता है। बिफोर लॉन्ग दे लर्न दैट सम एक्सप्रेशंस साउंड रॉन्ग और आर बैड ग्रामर। अब देखो, ज़्यादा समय नहीं होता, जल्दी उनको क्या पता लग जाता है, वो सीख जाते हैं कि कुछ एक्सप्रेशंस जो है ना गलत हैं, गलत सुनाई देते हैं, और जो है क्या हो सकते हैं, वो बैड ग्रामर का एग्जाम्पल हो सकते हैं। सच एज द बॉयज़ फाइटेड फॉर एन आर इंस्टेड ऑफ द बॉयज़ फॉट फॉर एन आर। अब देखो, इसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। अब क्या होता है, फाइट नहीं, इसकी जो है सेकंड फॉर्म फाइटेड नहीं होती, फोर्ट होती है। तो अगर बच्चे सुनते हैं द बॉयज़ फाइटेड फॉर एन आवर, तो उनको पता लग जाता कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है कि फाइटेड नहीं होता, फोर्ट होता है। ओके, by being exposed to the language over a period of time, they eventually know how to say the right things and avoid saying the wrong things in order to be अंडरस्टूड। अब क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक जो है वो लैंग्वेज को जो है सीखते रहते हैं, एक्सपोजर मिलता रहता है उनको, तो फाइनली उन्हें पता लग जाता है कि सही बातों को कैसे कहना है और रॉन्ग बातें कहने से कैसे बचना है, कैसे उनको अवॉइड करना है, ताकि उनकी बातें लोगों को समझ में आ सके। However, when children begin to learn a foreign language, they find that they have to set about deliberately learning its grammar rules by heart। लेकिन क्या होता है, जब भी
बच्चे किसी फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि उनको जो है ग्रामर के रूल्स को दिल से सीखना पड़ेगा, उन्हें टाइम देना पड़ेगा। इट इज़ नॉट सिंपल टू नो द वर्ड्स ऑफ ए न्यू लैंग्वेज और ए पर्सन कुड लर्न इट जस्ट बाय रीडिंग ए डिक्शनरी। अब देखो, किसी भी नई भाषा को सीखते हैं तो उसके शब्दों को जानना इतना साधारण नहीं होता, और ना ही ऐसा होता कि एक व्यक्ति इसको सीख सकता है केवल मात्र जो है डिक्शनरी में उस भाषा के शब्दों को देखकर। The words by themselves do not mean very much until they are fitted together to form sentences, and it is grammar that shows how to do this. शब्द जो है खुद उनका अपना महत्व नहीं होता, उनका अपना मीनिंग नहीं होता जब तक कि उनको जो है सेंटेंस में यूज़ ना किया जाए। तो वर्ड का जो है फुल मीनिंग कब निकलता है? जब उनसे सेंटेंसेस बना दिए जाते हैं, और ये काम करती है ग्रामर। तो ये पैसेज है ग्रामर के बारे में। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। हाउ डू स्मॉल चिल्ड्रन पिकअप द ग्रामर ऑफ देयर ओन लैंग्वेज? छोटे बच्चे अपनी ही भाषा की ग्रामर को कैसे पिकअप करते हैं? बाय इंस्टिंक्ट, बाय हियरिंग द पेरेंट्स टॉक, बाय सीइंग द वर्ड्स पुट टुगेदर इन सेंटेंसेस इन द बुक्स, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो, मैं हिंदी नहीं बताने वाली इनकी, क्योंकि मैं पूरा पैसेज समझा चुकी हूँ। किसी क्वेश्चन की जो है मैं बताती जाऊँगी, और कुछ जो है अपने आप ही आपको सीखना है। Okay, question number 2 is children learn to say the right things and avoid saying bad things. It is due to their exposure to language over blank. बच्चे सीखते हैं सही चीज़ों को कहना या बैड थिंग्स को अवॉइड कैसे करना है। ये किस वजह से होता है? उनका जो एक्सपोजर हो जाता है लैंग्वेज के लिए। ओवर क्या है ऑप्शन देखो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 hour, 2 months, 3 years. नेक्स्ट इज व्हाट डज ग्रामर शो? ग्रामर क्या दिखाती है? हाउ टू मेक वर्ड्स मीनिंगफुल, हाउ वर्ड्स आर फिटेड टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंसेस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। ग्रामर क्या दिखाती है? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज? विदेशी भाषा को सीखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लर्न ग्रामर रूल्स बाय हार्ट, लर्न ग्रामर रूल्स बाय इंस्टिंक्ट, ग्रामर रूल्स, ग्रामर के रूल्स को जो है रट लो। नथिंग इज़ रिक्वायर्ड, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फाइनली? कौन से शब्द का मतलब है फाइनली? करेक्टली, ग्रेजुअली, इवेंचुअली, सेवरल। अब आ गया है नेक्स्ट पैसेज। रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ अम्यूज़मेंट विच ए मैन हैज़ आफ्टर द डेज हार्ड वर्क। एक जो है पूरे दिन के हार्ड वर्क के बाद हमारे पास, एक व्यक्ति के पास सबसे बढ़िया अम्यूज़मेंट, मनोरंजन होता है बुक्स को पढ़ना। इट इज़ बेटर टू बी अ पुअर मैन लिविंग इन द गैरेट विद प्लेंटी ऑफ बुक्स दैन बी अ किंग हु डज़ नॉट लव रीडिंग। अब जो है राइटर क्या कह रहे हैं इसमें कि एक राजा जो बुक्स को जो है पढ़ना पसंद नहीं करता, उससे बेटर होता है गरीब आदमी जो छोटी सी जगह पे रह रहा होता है लेकिन उसके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो वो पुअर मैन बेटर होता है। बुक्स कंटेन द हिस्ट्री ऑफ आवर रेस। बुक्स में क्या क्या होता है? हमारी रेस की हिस्ट्री, इतिहास होता है। दी accumulated knowledge and experience of ages, the best that has ever been taught and said। एकत्रित किया गया ज्ञान, जो है बहुत सारे सालों का ज्ञान, अनुभव होता है बुक्स में, और जो भी बेस्ट बातें सोची गई होती हैं, कही गई होती हैं, सारा ज्ञान हमें बुक्स से मिलता है। बुक्स फिल आवर माइंड विद आइडियाज़ एंड गुड हैप्पी थॉट्स। बुक से क्या हो जाता है? हमारे माइंड में बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आते हैं, हैप्पी थॉट्स रहते हैं। दे कम्फर्ट एंड कंसोल अस ड्यूरिंग आर टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज़। मुश्किल हालातों में हमें सांत्वना देने का काम करती हैं बुक्स। बुक्स टर्न आर डल, डिस्कस्टिंग एंड डिस्पेयरिंग मोमेंट्स इनटू डिलाइट। बुक्स जो है हमारे नीरस और जो है निराशा के पलों को खुशी वाले पलों में बदल देती हैं। दे प्रेजेंट बिफोर अस द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। प्रकृति की सुंदरता को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं बुक्स। व्हेन वी रीड ए गुड बुक इट सीम्स एज इफ द किंग्स एंड द पैलेसेस दे लिव कम अलाइव टू आवर माइंड्स आइज। ऐसा लगता है जब भी हम किसी बुक को पढ़ते हैं, अच्छी बुक को, तो जो भी राजा हैं, जिन महलों में वो रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने मानो जीवित होकर आ जाती हैं, अलाइव लगने लग जाती हैं। वी सीम टू ट्रांसपोर्ट आवर सेल्स टू द माउंटेन्स और सी शोर एंड विजिट द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड वर्जिन पार्ट्स ऑफ द अर्थ विदाउट पुटिंग इन एनी बॉडीली एक्सर्शन एंड एक्सपेंस। और देखो, बुक जब पढ़ते हैं तो हम जो है कहाँ पहुँच जाते हैं? पर्वतों के पास, समुद्र के किनारे पर, और धरती के बहुत ही सुंदर पवित्र हिस्सों को देख लेते हैं। और इसमें हमें क्या है, कोई थकावट भी नहीं होती और खर्चा भी नहीं
नहीं लगता। गुड एंड एंटरटेनिंग बुक्स लिंगर इन आवर माइंड फॉर लॉन्गर टाइम एंड बिकम द सोर्स ऑफ आवर ब्राइट एंड हैप्पी थॉट्स। जो अच्छी बुक्स होती हैं वो हमारे माइंड में लंबे समय तक रहती हैं और हमारे हैप्पी थॉट्स का सोर्स बन जाती हैं। दे आर ट्रू एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हु नेवर फेल अस। वे हमारी सच्ची और जो है ज़िंदगी भर रहने वाली जो है फ्रेंड्स बन जाती हैं, जो हमें कभी भी फेल नहीं होने देती हैं। दे गिव अस द प्योरेस्ट, द मोस्ट ड्यूरेबल एंड द मोस्ट एक्सक्विजिट ऑफ ऑल ह्यूमन हैप्पीनेस। अब देखो ये बुक से हमें क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा जो है पवित्र और ड्यूरेबल रहने वाला और बहुत ही खूबसूरत जो है ह्यूमन हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस मिलता है। वी शुड डिवेलप अ टेस्ट फॉर रीडिंग गुड बुक्स। तो इसीलिए हमें अच्छी बुक्स पढ़ने का टेस्ट जो है डेवलप करना चाहिए। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी पैसेज था। क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु आर ट्रू एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हु नेवर फेल अस। क्वाइट इजी। कौन है हमारे ट्रू फ्रेंड? वॉट डू द बुक्स कंटेन। बुक्स में क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ आर रेस, द accumulated knowledge and experience of ages, best that has ever been thought and said, all of these. Question number 8 is, what is one of the best kind of amusement which a man has after the day's hard work? पूरे दिन की मेहनत के बाद हमारे पास जो है सबसे बढ़िया अम्यूज़मेंट क्या होता है? मूवीज़ देखना, फूड खाना, बुक्स पढ़ना, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 इज़, व्हाट डू बुक्स प्रेजेंट बिफोर अस। बुक्स हमारे सामने जो क्या प्रस्तुत करती हैं? ऑप्शंस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज़, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कलेक्टेड। पैसेज में दिए गए जो है कौन से शब्द का मतलब है कलेक्टेड, एकत्रित? डिस्गस्टिंग, अम्यूज़मेंट, accumulated, transport. And now comes the third passage. All round development of man is the true aim of education. एजुकेशन का सच्चा मकसद है किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। इट शुड ट्रेन नॉट ओनली द हेड बट ऑल्सो द हैंड्स एंड द हार्ट। एजुकेशन को क्या करना चाहिए? केवल दिमाग को दुरुस्त ना करे, उसकी ट्रेनिंग ना करे, बल्कि हैंड्स की, हार्ट की भी ट्रेनिंग करे। बट आर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ मिजरेबली फेल्ड टू अचीव दिस एम। लेकिन एजुकेशन का जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है वो इस मकसद को हासिल करने में फेल हो गया है। इट सफ़र्स फ्रॉम मैनी ग्रेव डिफेक्ट्स। इसके अंदर बहुत सारी सीरियस जो है कमियां हैं, दोष हैं। द ग्रेट डिफेक्ट इन आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ दैट इट इज़ टू थियोरेटिकल एंड एजुकेटेड मैन हैज़ ओनली बुकिश नॉलेज। सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है हमारे प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, कि इसमें केवल थियोरीज़ हैं और एक पढ़ा लिखा आदमी है उसमें केवल बुकिश नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल बातों की जानकारी नहीं होती। ही नोज़ नथिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। ही फाइंड्स दैट his education has not made him fit to do any useful work for his society. उसे लगता है, किसे? पढ़े लिखे आदमी को लगता है कि उसकी शिक्षा ने उसको इतना फिट नहीं बनाया कि वो अपने समाज के लिए कोई यूज़फुल कार्य कर सके। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन डज नॉट टीच अस द डिग्निटी ऑफ लेबर। आज का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो हमें नहीं सिखाता क्या? डिग्निटी ऑफ लेबर, कि कोई भी काम चाहे छोटा है बड़ा है वो सारे बराबर होते हैं। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, कोई भी अच्छा कार्य करना चाहे छोटा है बड़ा है वो जो है उसमें डिग्निटी होती है। ये चीज़ हमें एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता। अ स्टूडेंट इज़ नॉट टॉट और ट्रेन टू डू थिंग्स विद हिज हैंड्स। एक विद्यार्थी को अपने हाथों से काम करना नहीं सिखाया जाता। मैनुअल और फिजिकल लेबर फाइंड्स नो प्लेस इन एजुकेशन। एजुकेशन में हाथों से किए गए कार्य का या फिर फिजिकल लेबर का कोई स्थान नहीं है। एजुकेटेड यंग मैन आर फिट ओनली टू बी क्लर्क्स इन ऑफिस। अब पढ़े लिखे आदमी क्या है? केवल क्लर्क बन सकते हैं, इसी लायक जो है एजुकेशन उन्हें बनाती है। दे लुक डाउन अपॉन मैनुअल लेबर। क्यों? क्योंकि उन्हें मैनुअल लेबर से तो चिढ़ हो जाती है, उसको वो इतना जो है डिग्निटी वाला काम नहीं मानते हैं। दे कंसिडर इट बिलो देयर डिग्निटी टू वर्क विद देयर हैंड्स इन फील्ड्स और फैक्ट्रीज। अगली लाइन यही आ गई है कि एजुकेटेड यंग मैन, उनको अगर खेतों में काम करने के लिए कह दिया जाए, फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए कह दिया जाए, तो वो उसे क्या कहेंगे कि इसे वो मानेंगे कि उनकी शान के खिलाफ है, ये उनकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग नहीं है ये। वोकेशनल एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। और आज के समय की डिमांड है वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। वी नीड मोर एंड मोर टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बट द नंबर ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स एंड ITIs इज़ लिमिटेड।
लेकिन ऐसी संस्थाओं की जो है कमी है, उनकी संख्या बहुत ही सीमित है। ओके अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। व्हाट इज़ द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का ट्रू एम क्या है? टू प्रोड्यूस क्लर्क, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, टू एनेबल मैन टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, टू एनेबल मैन टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ। पैसेज के बेस पर आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ग्रेट डिफेक्ट इन आर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन? हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें बड़ी कमी है, क्या है ये? इट इज़ टू थियोरेटिकल, इट प्रोवाइड्स ओनली बुकिश नॉलेज, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। अपने आंसर्स को लिखते जाइएगा बच्चों, क्योंकि लास्ट में आंसर की से मैच करना है आपको और मुझे स्कोर ज़रूर बताना है आपका। ओके क्वेश्चन नंबर 13 इज़ व्हाट डज़ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन नॉट टीच? प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या टीच नहीं करता है? ट्रेनिंग ऑफ हार्ट, डिग्निटी ऑफ लेबर, स्पिरिचुअल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आर इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन? आज के सिस्टम में जो है ज़रूरत किस चीज़ की है? लो एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज एजुकेटेड यंग मैन आर फिट ओनली टू बी मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, क्लर्क्स। ओके तो ये हो गया है हमारा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का काम। नेक्स्ट कम सेक्शन बी, ये भी 10 मार्क्स का है। ये है इंग्लिश ग्रामर का। 5 टॉपिक हैं बच्चों देखो आपके सिलेबस में, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, मॉडल्स और टेंस। तो हर टॉपिक से 3-3 सेंटेंस पूछे जाएंगे, आपको कोई भी 2 करने होंगे, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि सभी सेंटेंसेस को कर दीजिएगा, 15 के 15 सेंटेंसेस का आंसर दीजिएगा। कोई भी 10 ठीक हो गए, कोई भी 10 नहीं, हर एक पोर्शन में से। यस ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी टॉपिक होगा, 5 टॉपिक हैं, उनके 2-2 सेंटेंस ठीक होने चाहिए। यस तो देखिए पहले है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। 3 सेंटेंस हैं नरेशन के। द शॉपकीपर सेड टू मी व्हाट डू यू वांट? द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट द एनिमी। ये इसमें मैं कोई भी हिंट नहीं देने वाली हूँ आपको, क्योंकि ग्रामर के सभी टॉपिक्स के जो है रूल्स और प्रैक्टिस एमसीक्यूज सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर जो है आंसर दीजिएगा। ओके नेक्स्ट है मदर सेड लंच इज़ रेडी। नेक्स्ट है सप्लाई आर्टिकल्स, मुंबई इज़ ब्लैंक मेट्रोपॉलिटन सिटी। नेक्स्ट है ब्लैंक एयर इन दिस रूम इज़ नॉट फ्रेश। नेक्स्ट इज जॉन्स एम्बिशन इज़ टू बी ब्लैंक इंजीनियर। अगले हैं मॉडल्स, वी फॉलो द लॉ ऑफ आवर कंट्री, ही नॉट टॉक टू यू। ऑप्शंस देखते जाइएगा। नेक्स्ट है यू आर क्वाइट वेल, तुम बिल्कुल ठीक हो, यू ब्लैंक नॉट गो टू द डॉक्टर। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, द टीचर मेड मोहन द मॉनिटर, व्हेन डिड यू बाय इट, शी इज़ ड्रेसिंग हिज वुंड्स। ऑप्शंस देखते जाइएगा, अपने आंसर लिखते जाइएगा। ओके नेक्स्ट है टेंस, आई रीड दिस नोवेल बाय दिस टाइम टुमारो। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स इन द नेक्स्ट रूम, आई गो टू द डेंटिस्ट बट ही बी आउट। ठीक है तो ये ऑप्शंस देखते जाइएगा और फिर अपने आंसर देते जाइएगा। नेक्स्ट है सेक्शन सी, फ्लेमिंगो की बुक से। पैसेज आएंगे 2, चॉइस होगी, आपको कोई भी एक पैसेज करना होगा। मैं फटाफट से आपको समझा देती हूँ ये पैसेज। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने लॉयर्स को डांट लगाई क्योंकि वो शेयर क्रॉपर से बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लो कोर्ट्स। उन्होंने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कोर्ट में जो है जाना बंद कर देना चाहिए। क्या रीज़न था? टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। गांधी जी ने कहा कि ऐसे केसेस को कोर्ट्स में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वेयर द पेजेंट्स आर क्रश्ड एंड फियर स्ट्रीकन, लो कोर्ट्स आर यूजलेस। जहाँ पर किसान इतने ज़्यादा जो है टॉर्चर्ड हों, डरे हुए हों, तो ऐसे किसानों के लिए कोर्ट बिल्कुल यूजलेस है। रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। असली सुकून क्या होगा उनके लिए कि उनके मन से इन जो है ब्रिटिशर्स के लिए डर निकल जाए।
Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. चंपारण जिले में जो कृषि योग्य ज़मीन थी उसका ज़्यादातर हिस्से को बड़े बड़े एस्टेट्स में बांट दिया गया था जिनके मालिक थे इंग्लिशमैन और काम करने वाले थे इंडियन टेनेंट्स. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. मुख्य व्यावसायिक फसल थी इंडिगो. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब क्या समझौता था? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था ये कि लैंडलॉर्ड्स ने सभी इंडियन टेनेंट्स को मजबूर किया हुआ था कि वे अपनी जो है ज़मीन के 15% हिस्से पर इंडिगो उगाएंगे और जो सारी फसल हो जाएगी उसको रेंट के रूप में दे देंगे. तो दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बार बार कह रही हूँ, हर चैप्टर के टाइटल को, राइटर के नाम को याद कर लीजिएगा. नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन. अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट वाज द रियल रिलीफ फॉर द फार्मर्स. गांधी जी के अनुसार फार्मर्स के लिए रियल रिलीफ क्या था. क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिब्यूक्ड. कौन से शब्द का मतलब है डांटना, डांट दिया. कॉमर्शियल, होल्डिंग्स, टेनेंट्स, chided. Question number 34, who worked at the most of the arable land in चंपारण. चंपारण में जो है जो arable land थी उसमें कौन काम करता था. क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण. बहुत ही इजी है और चॉइस में आया है ये पैसेज. चैप्टर का नाम नहीं बताने वाली मैं, हम पढ़ते हैं सीधा ही. इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. ये उस समय हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया था. देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी. याकीमा शहर में YMCA में एक पूल था जिससे मुझे ये अच्छा अवसर मिला. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. याकीमा रिवर धोखा देने वाली थी, खतरनाक थी. मदर मुझे जो है वार्निंग देती रहती थी और इस रिवर में जो भी ड्राउनिंग केसेस हुए थे उनके बारे में मुझे बताती रहती थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. ये पूल सेफ था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, END आएगा ये, and while it was 9 feet deep at the other. जो शैलो एंड था उस तरफ ये 2 या 3 फीट गहरा था पूल और जो दूसरी तरफ से 9 फीट गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. इस तरीके से ड्रॉप ग्रेजुअल था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. मुझे वाटर विंग्स मिले और जब मैं पूल पे गया, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. अब देखो क्या हुआ कि वाटर विंग्स भी मिल गए, लेकिन जो है राइटर को जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ऐसे जाना जो उसे पसंद नहीं था क्योंकि पतली पतली टांगें थी राइटर की, वो नहीं दिखाना चाहता था. लेकिन जो भी प्राइड की फीलिंग थी उसको कंट्रोल में किया और फाइनली राइटर ने जो है सारा वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम डाला, वाटर विंग्स लिए और स्विमिंग सीखने लग गया. ओके, तो सबसे पहले नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर. ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज YMCA स्टैंड फॉर. YMCA की फुल फॉर्म बतानी है आपको. और नेक्स्ट है हु कंटिन्यूली वॉर्न द राइटर अगेंस्ट द याकीमा रिवर. कौन था जो राइटर को याकीमा रिवर के अगेंस्ट वार्निंग देता रहता था. नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डेंजरस. पैसेज में दिए गए कौन से शब्द का मतलब है खतरनाक. कंटिन्यूली, शैलो, नेकेड, ट्रेचरस. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द राइटर नॉट वांट टू शो. राइटर क्या नहीं दिखाना चाहता था. हिज स्विमिंग कॉस्ट्यूम, हिज स्किनी लेग्स, हिज हेयरी चेस्ट, नन ऑफ दीज. और अब आ गए हैं फ्लेमिंगो की बुक से 5 MCQs. फटाफट से मैं बताती जाऊंगी आपको. मुकेश कौन से शहर से बिलोंग करता था. नेक्स्ट, जब ऑथर 3 साल का था तो उनके फादर उनको कहाँ पर लेकर गए थे. नेक्स्ट, रेड ट्रप सेलर ने क्रिसमस गिफ्ट के रूप में आयरन मास्टर की डॉटर के लिए क्या गिफ्ट छोड़ा था. नेक्स्ट, वे डिड गांधी एंड शुक्ला बोर्ड ए ट्रेन फॉर. कहाँ के लिए ट्रेन पकड़ी थी गांधी जी ने और शुक्ला जी ने. मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, पटना. हाउ लॉन्ग हैड एम हैमल सर्व द स्कूल. एम हैमल ने कितने सालों तक स्कूल में सर्विस की थी, अपनी सेवाएं दी थी. एंड नाउ कम्स सेक्शन सी. पोइट्री से 2 स्टैंजाज आएंगे. चॉइस होगी आपको, एक स्टैंजा करना है. ओके, श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल. सभी पोएम्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, MCQs है मेरे चैनल पर, तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा. ओके, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. Name the poem and its poet.
ये तो आना ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु इज डिस्क्राइब्ड विकेड इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में दुष्ट, मीन किसको कहा गया है? मैप को, ब्यूटीफुल सीनरीज को, शेक्सपियर को, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, वाई इज द मैप बैड एग्जाम्पल। मैप एक बुरा एग्जाम्पल क्यों कहा गया है? क्योंकि स्लम चिल्ड्रन को चोरी करने के लिए लालच देता है, क्योंकि स्लम नहीं दिखाता, क्योंकि केवल अमीर लोगों की दुनिया को दिखाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हु लिव इन द क्रैम्प्ड होल्स। तंग बिलों में कौन रहता है? चूहे, स्लम चिल्ड्रन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स सीक्रेटली, चुपके से। कौन से शब्द का मतलब है ये? विकेड, टेम्पटिंग, क्रैम्प्ड, स्लाइली। और इसमें चॉइस में दिया गया है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांसिस अक्रॉस द स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन द स्लीक chivalric certainty. Whom do they refer to in the following line? They do not fear the men beneath the tree. इस लाइन में दे किसके लिए आया है? पोएट के लिए, आंट जेनिफर के लिए, टाइगर्स के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग। आंट जेनिफर के टाइगर क्या कर रहे हैं? ऑप्शंस को पढ़ो, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग फ्रेज, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स। इस फ्रेज में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइगर्स नॉट अफ्रेड ऑफ। टाइगर्स जो किससे नहीं डरते हैं? बिल्कुल ईजी है ये भी, ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है, टू विच वर्ल्ड द टाइगर्स बिलोंग। टाइगर्स कौन से वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं? इमेजिनेशन के वर्ल्ड से, टू ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, टू ए वर्ल्ड ऑफ किंग्स, टू ए वर्ल्ड ऑफ फेयरीज। और अब हम पहुंच गए हैं लास्ट सेक्शन, 5 MCQs फ्रॉम विस्टर्स। वॉट डज चार्ली नॉट एडमिट। चार्ली क्या चीज़ स्वीकार नहीं करता? कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल एक लेवल है, केवल 2 लेवल है, 4 लेवल है, या फिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ डॉक्टर सडाओ इन द स्टोरी दी एनिमी। इस स्टोरी में डॉक्टर सडाओ कौन है? अमेरिकन डॉक्टर, ब्रिटिश डॉक्टर, अ जापानीज डॉक्टर, एंड इंडियन डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 48 इज, हाउ मच मनी डिड द विजार्ड डिमांड फ्रॉम द स्कंक। रोजर स्कंक से विजार्ड ने कितने पैसे मांगे थे? फॉर मेकिंग हिम स्मेल लाइक रोजेज, ताकि उसमें से रोजेज की स्मेल आ जाए। 7 pennies, 8, 9, या फिर 10 pennies। And the next question is, what is Mr. Lamb's deformity? He has an artificial hand. Artificial hand है उनका, या फिर artificial leg है, artificial eye है, या फिर उनके कान है ही नहीं। And now comes the last question, what test does Evans want to take? Evans कौन सा टेस्ट देना चाहता है? O level in English, O level in French, O level in Chinese, O लेवल इन जर्मन। यहाँ पर हमारा सैम्पल पेपर ख़त्म होता है। तो अपने सभी आंसर्स को मैच कीजिएगा, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ आपको आंसर की, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे सैम्पल पेपर से आपकी जो है तैयारी हो रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।